तो सबसे पहले अच्छा, चार्टरिंग बाय डिफॉल्ट शिपिंग दुनिया का क्या है? जार्गन। बताया था ना, टेक्निकल टर्म। तो चार्टरिंग में बाय डिफॉल्ट वही आता है, ऐसा नहीं लिखना पड़ता है वेसल चार्टरिंग या ये वो। ठीक है, सबसे पहला क्या है? वोयेज। दूसरा क्या है? नेट। टाइम। ठीक है, अब इसमें सीन क्या है, आज अपने आजू बाजू भी तुम रेंटल देखो, तो ज्यादा लोग ओला उबर लेते कि ज्यादा लोग रिक्शा लेते हैं? क्या बोल रहे हैं? आवाज आ रही है? नेट पका आवाज आएगी। पॉज अच्छा, हो तेरी साइड से नेटवर्क अटक रहा है। हुआ कनेक्ट? भाई हुआ कनेक्ट? एक काम कर, तेरा वीडियो बंद कर दे। अब आ गया, अब चल गया, अब चल गया, नॉर्मल चल गया है ना? आ रही है आवाज? हो गया। ठीक है, तो अपन रिक्शा ज्यादा यूज होता है कि ओला उबर ज्यादा यूज होती है? रिक्शा रिक्शा ज्यादा। तेरी आवाज कट रही है। रिक्शा रिक्शा। ठीक है, तो ये इसीलिए वो एक चार्टर आ गया। ठीक है, वो एक चार्टर वही है कि आप एक ट्रिप या एक काम के लिए यूज करते हो। ठीक है, टाइम चार्टर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वोयज के अंदर क्या है? नो कंडीशंस, नो ऑपरेशनल हेडेक। ये हमने देखा था कि ये सारा किसके पास जाता है? शिप ओनर के पास जाता है, माल सब लाना ले जाना करना, इसमें अपना तो काम होता नहीं है, तो इसलिए ये ज्यादा कन्वीनियंट होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर नो कंडीशंस की जगह नो ऑपरेशनल कंडीशंस कर देता हूँ। पोर्ट पे लेट हुआ, कुछ भी हुआ, ये सब खर्चा, सब इश्यू शिप वाला जाने। टाइम के अंदर क्या है? टाइम के अंदर आ जाता है कमिटमेंट, कि यार 2 साल 5 साल तक क्या मेरे को बिजनेस मिलेगा। ठीक है, आज आप अगर घर लेने भी जाओ, आप बोलो यार मेरे को 5 साल 4 साल के लिए घर देता, आप खुद भी सोचो क्या मैं 4 साल तक यहीं रहने वाला हूँ, 4 साल में क्या मेरी जॉब शिफ्ट हो गई? तो अब बोले नहीं नहीं भाई, तो 11 महीने पे ही रख। तो एक आ जाता है टाइम में कमिटमेंट। ठीक है, दूसरा आ जाता है डेली हायर, यानी रिस्क बढ़ जाता है। अब मान लो कि एक ट्रिप है A to B का,
इसको वोएज चार्टर पे किया है, वोएज चार्टर में इसको 5 दिन लगे, ठीक है, और असल में लगने चाहिए थे 3 दिन, 2 दिन एडिशनल लग गए। तो इसमें जो अपन माल भेज रहे हैं, अपने को इसमें कोई एडिशनल खर्चा नहीं है, वो जाने, अपना इश्यू नहीं है। लेकिन यही ए टू बी की ट्रिप जब वोएज की जगह टाइम चार्टर में होती है, और ये भी 5 दिन में ही होती है, असल में टाइम चार्टर में भी ये टाइम, ये वोएज, यहाँ पर भी 3 दिन लगने चाहिए थे, तो ये जो 2 दिन का वेस्टेज हुआ, ये अपनी कॉस्ट हो जाती है। शिप ओनर की नहीं, चार्टर की कॉस्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा कम ट्रैक्शन होगा, ठीक है। बट इसके अंदर भी क्या है, सारा क्रू, शिप को चलाना करना, शिप का खर्चा देना हमारा काम है, पर शिप को मेंटेन करना चलाना ये शिप ओनर का काम है, ठीक है। तो आप फिर भी इसमें से निकल पाते हो, इसलिए ये भी ठीक ठाक अच्छी लेवल पे चलता है, ठीक है। मतलब एक होता है कि भाई एमएसएमई या एसएमई, स्मॉल कंपनी या मीडियम कंपनी, वो सब वोएज में रहती है, और जो बड़ी कंपनी है वो सारी टाइम पे चली जाती है कि भाई अपना तो हर साल लगना ही लगना है। बेयर बोट, बेयर का मतलब होता है न्यूड या फिर नेकेड, पूरा खोखा, ठीक है, कुछ नहीं, खोखा। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आ जाता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ठीक है। दूसरा इन्वेस्टमेंट इन वेसल, वो पूरा खाली आ रहा है, खाली इंजन और खोखा, अब सब आप बनाओ, आप करो, तो इन्वेस्टमेंट इन वेसल भी बढ़ जाता है। आवाज आ रही है? चलो, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बेयर बोट चार्टर, ठीक है। क्या था पहला पॉइंट, एक तो है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, दूसरा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हाई, वेसल के अंदर का सब आपको मैनेज करना है, आपको बनाना है, आपको चीजें रखनी है। थर्ड, वेसल ऑपरेशन टू मेंटेनेंस 100% ऑन चार्टर, यानी वेसल का बड़ा इंजन होता है, कुछ भी इशू आता है तो ये सारा चार्टर पे पड़ता है, ठीक है। अब ये काम कोई क्यों करता है, ये 3 बड़े रीजन है जिसकी वजह से ऑब्वियसली अपने को समझ आ रहा है कि नॉट एवरीवन कैन पार्टेक इन इट, पार्टेक मतलब पार्टिसिपेट करना, पार्टेक इन इट, भाई अब हर कोई तो बेयरबोट में नहीं जा पाएगा ना, इस वजह से सबसे ज्यादा लोग वोएज में जाएंगे, क्योंकि उसमें वन टाइम एक्सपोर्टर भी आ सकते हैं, सीजनल एक्सपोर्टर भी आ सकते हैं, ऑर्डर वाइज एक्सपोर्टर भी आ सकते हैं, ठीक है। वोएज वालों के पास ऑप्शन है, आज ये शेप कल वो शेप, अगली ट्रिप में ज्यादा माल आ गया तो वो शेप, पूरा फ्लेक्सिबल, जिसको जैसे करना है करे। टाइम चार्टर में फिक्स बिजनेस वाले लोग जाएंगे, ठीक है, जिनका फिक्स माल है, फिक्स टाइप का शिप चाहिए और फिक्स ड्यूरेशन के लिए चाहिए, वो लोग टाइम चार्टर में जाएंगे। बेयर बोट में तो बहुत ही कम जने जाना प्रेफर करेंगे, शायद ही कोई कार्गो वाला होगा जो बेयर बोट जाएगा। तो लोग बेयर बोट क्यों जाते हैं, ये तो है इसके कंस्ट्रेंट्स,
ठीक है, ड्रॉबैक नहीं कहूंगा। देखो ड्रॉबैक से मेरा थोड़ा सा मीनिंग ये है कि किसी भी चीज का ड्रॉबैक होता है ना, तो ड्रॉबैक उसको मैं कहना प्रेफर करता हूं जो उस चीज की वैल्यू डिक्रीज करता है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉबैक। ठीक है, सो लेट्स से देयर इज अ एप्पल, देयर इज ऑरेंज। ठीक है, अभी एप्पल के अंदर कोई ड्रॉबैक ऐसा डायरेक्ट नहीं है, एप्पल खुद की वैल्यू कम नहीं करता है, लेकिन एप्पल का सीजन गया, ऑरेंज का सीजन आया, तो एप्पल का ड्रॉबैक हो गया कि इट इज बिकम कॉस्टली। तो ड्रॉबैक जनरली जनरली कंपैरेटिव होते हैं। मैं देखता हूं लोग एग्जाम में इसको ड्रॉबैक, अरे ड्रॉबैक क्या है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है ना भाई। अभी बच्चा है, ठीक है, कोई भी अगर बच्चे को पालता है या पैदा करता है ये सोच के कि आगे जाके अपने को पैसा कमा के देगा, ठीक है, तो अपना बात करेंगे भाई यार एक बच्चे के पूरे में क्या अपने को लगता है, बोले यार पहले 20-22 साल तो आप खाली खिलाते रहो पिलाते रहो, कोई ठिकाना नहीं, पूरी पूरी रात जगाता रहेगा। ठीक है, छोटा होगा तो सोने नहीं देगा, बड़ा होगा तो बाहर रखड़ रखड़ के सोने नहीं देगा, पहले 20 साल तो तुम अपनी जिंदगी का ये सब, तो ये ड्रॉबैक नहीं है। ठीक है, ये उसके साथ आने वाली चीजें हैं। वो आपका कितना भी अच्छा निकले तब भी यही होने वाला है। ड्रॉबैक कब होता है, यार तेरा 20 साल का लड़का ये कर रहा है, मेरा 20 साल वाला तो कर ही नहीं रहा है, अपन उसको ड्रॉबैक कहते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ आएगा कि ड्रॉबैक जनरली कंपैरेटिव टर्म में लिया जाता है कि क्या चीज है जो इसे पीछे रख रही है। ठीक है, अगर किसी की पर्सनल बात करते हैं, यार ये थोड़ा सा उस टाइम पढ़ लिया होता तो आज वो बन जाता। ठीक है, तो यार ये इसका ड्रॉबैक है कि इसको साइंस नहीं आती। फाइन, इसमें आप किसी से मेरे को कंपेयर नहीं कर रहे हो, ऊपर से ऐसा दिख रहा है, असल में आप मेरे को क्या बोल रहे हो, भाई तेरी उम्र वाले जितनों ने साइंस ली थी ना वो आगे चले गए, आप उनके सामने ही मुझे ड्रॉबैक दे रहे हो ना। ठीक है, लेकिन मैंने कॉमर्स ली, मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, मैं नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट की तरह चलता रहा, तो इसमें ड्रॉबैक क्या है। हाँ, इसमें आपकी वैल्यू वो कंस्ट्रेंट्स है कि हाँ साइंस कॉमर्स की जगह साइंस होती तो थोड़ा और खुल पाता, फलाना होता तो और हो पाता, ये हो पाता, पर इसमें ड्रॉबैक नहीं है। ठीक है, तो ड्रॉबैक किसको कहना चाहूंगा मैं, जो वैल्यू को डिक्रीज करे। अब ये चीज वैल्यू को क्यों डिक्रीज करेगी, शिप तो पूरा दे ही रहा है ना आपको। तो जब भी आपको कंपैरिजन या ड्रॉबैक की बात आए तो समझ लेना सीधा वोएज, टाइम और बेयरबोट तीनों लेके करोगे तब आपको ड्रॉबैक दिखेगा कि हाँ भाई वोएज में आप मल्टीपल शिप सिलेक्ट कर सकते हो हर ट्रिप के लिए, अलग अलग शिप ऑप्शन है, हर बार नया चूज करो। इसके सामने टाइम में आप नहीं कर सकते और बेयरबोट में नहीं कर सकते, तो ये इन दोनों का ड्रॉबैक हुआ किसके सामने, वोएज के सामने। ठीक है, तो एग्जाम में अगर खाली बेयरबोट का सवाल आए तो ड्रॉबैक यूज करने से बचना। चलो अब अपन वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि भाई जब इसके अंदर इतने बड़े बड़े कमिटमेंट्स और कंस्ट्रेंट्स है, तो पैसा भी ज्यादा लग रहा है, शेप भी मेरे को बनाना रहा, खाली उसने तो खोखा और इंजन दे दिया। ठीक है, बनाना भी मुझे रहा, तो ऐसा क्यों करेगा कोई, ऐसा इसलिए करते हैं सबसे पहले, डज नॉट हैव फुल कैपिटल टू ओन अ शिप। भाई नहीं मिल रहा है उतना, क्रेडिट रेटिंग नहीं है उतना, बिजनेस अभी मेरा नहीं हुआ है, मेरे को डील है, मेरे को लगता है कि मेरा चल जाएगा, लेकिन अभी तक मुझे, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं खुद का शिप उठा लूं। सेकंड, सेफ्टी फ्रॉम मार्केट फ्लक्चुएशंस, ये थोड़ा सा समझना चाहिए सर। अब 10 साल में इंडस्ट्री चेंज हो जाती है, मार्केट चेंज हो जाते हैं। सो 2000 लगभग कहूं मैं तुझे तो शायद 11 है, 2009 से लेकर अभी तक 19 तक, 2009 से शायद 19 तक, डेट्स मेरी आगे पीछे हो सकती है, बट चाइना रॉकेट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करता गया।
अनाप शनाप अनाप शनाप। ठीक है, तो वर्ल्ड का मेजर स्टील इंपोर्टर, मेजर कोल इंपोर्टर, मेजर सीमेंट, तो जो कमोडिटी जो होती है, तो जो कमोडिटी को हाथ लगा, चाइना। कहीं नहीं लगाना है, चाइना लगा ले, वहीं इतने डिमांड है। अब चाइना ने बंद कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई हो गया ना, कितना बना लेगा ये, फ्लाईओवर फ्लाईओवर बना लेगा क्या? अब बन गया, रोज तोड़ के थोड़ी नया कोई बनाता रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये भी तो एक सीन है ना कि भाई फिर बन के पॉज आ जाएगा, फिर वापस डेवलप होगा, वापस बनेगा, या पुराने ऑब्सोलीट होंगे। ठीक है, आज अमेरिका में, यूरोप में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है, तो रोज कहाँ बन रहा है? ठीक है, तो चाइना वॉज अंडर डेवलप्ड नेशन, डेवलपिंग नेशन एट दैट टाइम। तो उसको इंफ्रा चाहिए था इंडिया की तरह, उसने बूम किया। कमोडिटी की वजह से जो बल्क चार्टरिंग की रेट्स है, एक बार मैंने ग्राफ दिखाया था चार्टरिंग का, वो रॉकेट बना। अब चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर धीमा कर दिया, तो वर्ल्ड में अभी और कोई है नहीं जो अनाप शनाप इंफ्रास्ट्रक्चर डाल रहा है। इस केस में जिनका वेसल है वो तो वापिस अटक गए। 10 साल की बूम आई थी, तो जो लोगों को ये गेस नहीं कर सकते ना कि 10 साल कब खत्म होंगे, आज पहला साल चल रहा है कि आज चौथा साल चल रहा है, ये नहीं पता ना कि पीक क्या है। हाँ, चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर चालू कर दिया, ठीक है, ये चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर चालू कर दिया, पर पीक क्या है ये थोड़ी पता पड़ता है हमें जब तक डाउन नहीं आता। पीक हमें तभी वहीं से, हम पीक किसे कहते हैं, जहां से नीचे उतरना चालू होता है। जब तक नीचे नहीं उतर रहा है तब तक तो पीक आई नहीं है ना। ठीक है, ऐसी कोई पीक होती ही नहीं है ना जो खाली ऊपर ही जा रही है, उसमें पीक क्या है? पीक तो वो होती है जहां पे ऊपर से नीचे आना चालू होता है। तो जब वो नीचे आना चालू होता है वहां से, अच्छा भाई ये टॉप हो चुका। अब उस टाइम आपको 2 साल हुए इंडस्ट्री में, 10 साल हुए, 20 साल हुए, हु नोस। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े चार्टर्स हैं, बेयर बोट पे ले लो, वेसल अपना नहीं। ठीक है, मार्केट में जो ये फ्लक्चुएशन आते हैं कि भाई अभी चाइना नहीं कर रहा, तो अब आप बेयर बोट, क्योंकि आप ही का शिप है एक तरीके से, तो आप उसको दूसरे प्रोडक्ट के लिए पहले कस्टमाइज कर सकते हो। टाइम चार्टर में तो आप कर नहीं सकते, वो तो आपको 5 साल लेके रखना ही रहा। मतलब आपने टाइम चार्टर में स्पेशल आयरन ओर का वेसल उठा लिया किसी ऐसे पोर्ट के लिए जहां पर क्रेन नहीं है, तो आपने कौन सा वेसल उठाया, जिसके खुद के गियर है। ठीक है, आपने टाइम चार्टर पे एक मस्त वेसल उठा लिया जिसके खुद के गियर है। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर लो हो गया। अब ये वेसल को बुलाया जा रहा है एक ऐसे पोर्ट पे जहां पर गियर लगे हुए हैं। अब गियर वाले वेसल की आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, गियर वाले वेसल का हायर चार्ज अगर 10,000 USD है, नॉन गियर वाले का 8,000 USD होगा। भाई फर्क तो पड़ेगा ना, क्या आपको मैं साथ में क्रेन्स दे रहा हूँ, साथ में नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, वो क्रेन्स की वजह से वजन आएगा, तो वो सामान भी कम लेगा, फलाना। अब क्योंकि वो स्मॉल पोर्ट पे अब इतना बिजनेस नहीं रहा, अब हम लार्ज पोर्ट पे चले गए हैं। एक सेकंड, कलर बदलना भूल गया। द लार्ज पोर्ट पे चले गए हैं, तो यहाँ पर जितनी रेट में मैं माल ले जा रहा हूँ, उतनी रेट में ही दूसरे लोग 8,000 पे ले जा रहे हैं और मैं 10,000 दे के ले जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो इस शिप के साथ 5 साल के लिए फंस गया। टाइम चार्टर है ना। बेयर बोट में आपके पास आजादी है, चलो अभी भाई क्रेन नहीं लग रहा है, अगले 3 4 5 साल हटाओ, साइड में रखो या बेच दो, दूसरे शिप्स को भी तो क्रेन चाहिए। ठीक है, तो ये आपको एक सेफ्टी देता है, ये समझा? बेसिकली आप एक एक्टिंग ओनर बन जाते हैं उसमें, क्योंकि आप ही ठेकेदार हो, आप ही की जगह है, तो आपको ओनर वाले सारे बेनिफिट मिलते हैं। ये करो, वो करो, ये रूट, वो रूट, जो डिसीजन लेना है लो। टाइम चार्टर में तो क्रू और वो सब ओनर का है ना, तो वो डिसाइड करेगा ना कि भाई मेरे को कौन सा इंजन ऑयल डालना है, कौन सा तेल डालना है।
ठीक है। अब सीधी सी बात है, टाइम चार्टर में अगर शिप के क्रू को शिप का ओनर सैलरी नहीं देता है तो शिप का क्रू कॉस्ट कटिंग करेगा, थोड़ा फ्यूल बेच देगा, थोड़ा फलाना कर देगा, थोड़ा ढिमकाना कर देगा। और इस वजह से अगर शिप में कुछ भी इशू होता है तो माल तो चार्टर का अटकता है, क्योंकि ओनर को तो ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे ना हम शिप में, हम शिप के अंदर तो किसी का माल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे गुडविल बिगड़ती है। यहाँ पर सब डिसीजन आपके, तो इसके प्लस और माइनस भी है ओनर होने के। अब आता है कि ये इसके मार्केट में प्लेयर्स कौन है। तो सबसे पहले इसके मार्केट में कुछ तो एब्सोल्यूट इन्वेस्टर्स है, ठीक है, जो अपने हाउसिंग मार्केट में भी देखने को मिलते हैं कि आप अच्छा बिल्डिंग बना रहे हो, ये लो भाई मेरे 4 करोड़, मेरे 10 करोड़, इसकी बिल्डिंग का 10% मेरा, 5% मेरा, वॉट एवर इज द रेट गोइंग ऑन या वॉट एवर इज द डील। तो ये लोग हैं जो खाली शिप्स बनाते हैं, शिप्स बना के पूरा ही देते, हमें चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, शिप का डेली हायर बहुत सस्ता हो जाता है, क्योंकि सब कुछ तो मुझे करना है, तेरे से तो खाली मैंने खोखे आइटम लिए और मेरे को तेरे को उसी कंडीशन में पहुंचानी है। अब क्रू का पैसे से लेकर शिप का सर्वे जो होता है, शिप का मेंटेनेंस जो होता है, इंस्पेक्शन जो होता है, सब मुझे करना है। तो इसमें आपकी हायर रेट बहुत नीचे आ जाती है। तो सीधी सी बात है, अगर किसी काम में आपको पैसे कम देने पड़ रहे हैं तो जिम्मेदारी भी आप ही पे ज्यादा आएगी। अब भाई पैसे ज्यादा दो तो अगला ज्यादा जिम्मेदारी लेगा, आप पैसे कम दोगे तो हम तो उतनी जिम्मेदारी थोड़ी ले लेंगे। आज ऑफिस बॉय की 10,000, 8,000, 12,000 पगार होगी, तो वो थोड़ी कोई वो जिम्मेदारी लेने वाला है कि कंटेनर क्यों नहीं पहुंचा। अरे मेरे को इतना पैसा नहीं मिलता है कि मैं इसका जवाब दूं कि सर कंटेनर क्यों डिले हो गया। ठीक है, तो ये क्यों होता है कि भाई जो आप अपने ऑफिस में देखते हैं जिनकी सैलरी ज्यादा, तो उनपे क्या होता है, उनपे काम ज्यादा हो या नहीं, उनपे जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि हाँ भाई ये काम का जिम्मेदार तू। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था बेयर बोर्ड को लेके, समझ आ गया कि मार्केट के अंदर कैसे हेल्प करता है लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए। दूसरा, आपके पास सारे बेनिफिट्स हैं। तीसरा, हायर रेट कम। अब चलते हैं अपनी महान पीपीटी पे। Let's have a look here. The bareboat chartering is a charter of a different type. पहले ही बोल दिया, टाइप ही अलग है। This contract amounts to lease. अब लीज वर्ड जो है ना, इसको टाइम चार्टर में मेहरबानी मत वापरना, इसको बेयरबोट के लिए स्पेशल रहने देना। ऐसा मत लिख देना टाइम चार्टर में शॉर्ट टर्म लीज होता है, बेयरबोट चार्टर में लॉन्ग टर्म लीज होता है। अरे टाइम चार्टर में रेंटल होता है फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन, बेयरबोट में लीज होता है, लीज बाय डिफॉल्ट इज द लॉन्गर ड्यूरेशन। तो ये वर्ड इसके लिए यूनिक रहने देना डेफिनेशन में। From the ship owner to the charterer. The bareboat chartering ordinarily means that the vessel is put at the disposal of the charterer for a long period employment without any crew. दूसरा मेजर, पहला मेजर फर्क ये है, दूसरा मेजर फर्क है मैनिंग। पूरा मैन पावर कौन देख रहा है, तो टाइम चार्टर में मैन पावर शिप ओनर देखता है, बेयरबोट चार्टर में मैन पावर चार्टरर देखता है। द चार्टरर 10, क्योंकि मैन पावर है, विल टेक ओवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द शिप ओनर्स फंक्शन एक्सेप्ट फॉर द पेमेंट ऑफ कैपिटल कॉस्ट। ईएमआई भरने के अलावा शिप की, क्योंकि वो तो जिसका शिप है वही भरेगा, तो शिप की ईएमआई भरने के अलावा सब कुछ चार्टर करेगा। रजिस्ट्रेशन, फ्लैग्स जो हमने पढ़े थे। दिस मीन्स दैट द चार्टर विल हैव द कमर्शियल एज वेल एज टेक्निकल, यस, टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने शिप मैनेजमेंट में पढ़ा था टेक्निकल, शिप के ब्लूप्रिंट, शिप की मशीनरी मैनेज करना, शिप का जीआरटी, एनआरटी, लोड लाइन, सारे सर्टिफिकेट्स को अप टू डेट रखना। टाइम चार्टर में ये सारा किसका काम था, शिप ओनर का। बेयरबोट में सारा काम हो जाता है चार्टरर का। कॉमर्शियल
टाइम चार्टर में कॉमर्शियल अपने पास होता है, फ्यूल आप दो, पोर्ट के ड्यूज आप दो, पर कॉमर्शियल एज वेल एज टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेसल एंड विल पे फॉर वेसल का इंश्योरेंस, क्रू मेंटेन, सब कुछ। सिर्फ कैपिटल कॉस्ट, ईएमआई साहब की है, पैसा उनका लगा है, बाकी ठेकेदारी पूरी अपनी। क्यों लिया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, लेस कॉमन होगा, इन्वेस्टमेंट हाई है, पैसा ज्यादा आते हैं, लोग कम हो जाते हैं, ठीक है। देन अदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, it is sometimes used where ship owner or ship operator wishes to operate ships to supplement his fleet for a period of time without incurring financial commitment of actual ownership। यानी थोड़े टाइम के लिए माल बढ़ाना है कि अभी 5-10 साल बूम चलने वाली है कमोडिटी में, तो अपने को 10 साल के लिए 2 शिप चाहिए। कैपिटल अपने नहीं डालनी है, क्योंकि कैपिटल डालो तो अपने बैलेंस शीट में आ जाता है ना। और वेसल क्या है? डेप्रिशिएटिंग एसेट। आज 1 करोड़ का है तो कल उससे कम का ही होगा ना। एक कार की तरह, कार और बाइक जैसी अपनी डेप्रिशिएटिंग एसेट है, तो शिप भी तो एक वेसल है, तो वेसल भी तो डेप्रिशिएटिंग एसेट हुआ, तो उसको अपनी बुक्स पे नहीं रखना है, वरना बुक्स हैवी हो जाती है, वो इतने का शिप है तुम्हारी कंपनी में, तो लोन क्यों देंगे। financial commitment, but at the same time requires to have full control of the vessel, including control of its navigation and management। टाइम, ये दूसरा बड़ा फर्क। टाइम चार्टर में मैनेजमेंट पे कंट्रोल नहीं मिलता, मैनेजमेंट तो शिप ओनर का ही रहता है, इसमें वो मिलता है। फर्दर is sometimes employed in connection with the financial arrangements for the purchase of vessel on installment terms। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 करोड़ का वेसल है, तूने मेरे से खरीद लिया, मैंने कहा भाई मैं 4 साल में पेमेंट करूंगा और हर साल 25-25 लाख दूंगा। अब 4 साल अगर मैं टाइम चार्टर करता हूं, तो फिर वेसल का सारा कंट्रोल मेरे पास रहता है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ये वो, तो तू अपनी मर्जी से चला नहीं पाएगा। साहब जब मैं अपनी मर्जी से चला नहीं, मैं खरीद रहा हूँ ना, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, भाड़े में ले रहा हूँ, 4 साल बाद ये वेसल 4 साल में पेमेंट पूरा हो जाएगा, मैं आपको पर डे पे तो दे ही नहीं रहा, मैं आपको अब आज ये 25 लाख पकड़ो, ये साल तक वेसल मेरा, ठीक है। तो वो भाई मेरे को मेरे हिसाब से वापरने दो, मैं तो खरीद रहा हूँ ना इसे, बस इंस्टॉलमेंट में खरीद रहा हूँ, क्योंकि तेरे को बैंक फाइनेंशियल जैसे भी नहीं हो रहा है। तो उस केस में भी बेयरबोट एग्रीमेंट बनेगा कि हाँ भाई आज से वेसल तेरा हुआ, ओनर तो, अच्छा बेयरबोट में ओनरशिप किसके पास है? मेरे पास ही है, इसलिए मुझे वेसल का खतरा नहीं है कि तूने 25 लाख देके सर ये तो 1 करोड़ का लेके चला गया, तो बेयरबोट में ओनर तो मैं ही हूं ना, पर अधिकार सारे तेरे को देता हूं, जैसे चलाना है चलाओ, ठीक है। देन सर्व्स एज हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट। हायर परचेज यानी परचेज बाय विच द शिप ओनर सेल्स the formal ownership and thereby scrutiny in the vessel until the full purchase price is paid। फॉर्मल ओनरशिप, हाँ, कंप्लीट ओनरशिप नहीं, अपन ने डिस्पोनेंट ओनर समझा था ना, एक्टिंग ओनर, तो तब तक के लिए ठेकेदार मैं तुझे बनाया, तो पूरा पैसा दे दे, मालिक तू, अभी तक पूरा पैसा नहीं आया है तो ठेकेदार तू। आ गया लॉजिक, बैठ गया। कार लेनी है किसी दोस्त से, अपन सेकंड हैंड में 5 लाख की ले रहे हैं, 1.5 लाख रुपए दिए, कार उठा ली, उसको भी गारंटी कि भाई 1.5 लाख दिए हैं, अब तो ये बाकी के दे ही देगा, कार अभी भी है उसके नाम पे, पर जैसे तेरे चलानी है, जो करना है वो तू देख, पूरा 4 लाख आ गया, फिर मैं तेरे को ओनरशिप ट्रांसफर कर दूंगा। देयर इज ओनली वन। क्यों? क्योंकि बेयरबोट के अंदर कुछ है ही नहीं, सब कुछ एडिशनल क्लॉज में जाएगा, और एडिशनल क्लॉज में भी क्या जाएगा, सारा जो भी उसको करना है वो सारा चार्टर को अपने हिसाब से वेसल को मॉडिफाई करना है, शिप ओनर को कोई जिम्मेदारी है नहीं, सारी जिम्मेदारी उस पे है। ये टर्म्स एंड कंडीशन कहाँ बढ़ते हैं? वो चार्टर में इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि मेजोरिटी टर्म्स एंड कंडीशन शिप ओनर के साइड है, सब खर्चा उसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी। टाइम चार्टर में ये क्लॉजेस थोड़े ज्यादा मिलेंगे, कुछ तेरा कुछ मेरा, कुछ ऐसा हुआ। अब जैसे वो चार्टर है, वो चार्टर में छोटा डैमेज हुआ शिप ओनर का, बड़ा डैमेज हुआ शिप ओनर का। टाइम चार्टर में छोटा डैमेज हुआ चार्टर का, बड़ा डैमेज हुआ शिप ओनर का, वहां पर ये सारे डिफरेंस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब शिप का कैप्टन बीमार हो गया, वो चार्टर में 2 दिन शिप लेट हो गया, लेट क्या हो गया, खड़ा है, 2 दिन खाली खड़ा है, उसके पास कोई कार्गो नहीं था,
ऐसे ही पोर्ट के पास खड़ा था और बीमार हो गया कैप्टन। कैप्टन को आपने फ्लाइट में भेज दिया घर, दूसरा कैप्टन आप लाए, इसमें आपको 2 दिन लग गए। तो ये 2 दिन का भाड़ा, चार्टर बोलेगा भाई कैप्टन तो आपका है, क्रू आपका है, तो ये 2 दिन का भाड़ा मैं नहीं दूंगा। बोलेगा भाई आदमी है, कभी भी बीमार हो सकता है, मैंने थोड़ी उसको बीमार किया। ये भी एक पॉइंट पे मशीन है, कभी बिगड़ सकती है, आदमी है कभी बीमार हो सकता है, तो इतना तो आपको भी समझना चाहिए क्योंकि आपके लिए एम्प्लॉयड है। नहीं नहीं, तो ये सारे डिस्प्यूट्स टाइम चार्टर में बहुत बढ़ जाते हैं कि कौन सा किसके खाते। ठीक है। A close examination of this form will show up the fact there are number of clauses which are commonly found in time charter, obviously. In particular, the clause related to delivery. Delivery किसकी बात हो रही है? वेसल, कार्गो डिलीवरी नहीं, वेसल डिलीवरी। कैंसलिंग, ट्रेडिंग लिमिट्स। ट्रेडिंग लिमिट्स जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि गल्फ ने बहुत सारी कंट्रीज पे बैन कर रखा है, अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शन लगा रखा है कि कोई ईरान से ट्रेड नहीं करेगा, तो वो तो तुम बेयर बोट में ले लो तब भी तुम्हें वो अधिकार नहीं मिल सकता। सर्वे टाइम्स होने चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए, रीडिलीवरी कब होगी, जनरल एवरेज बाद में करेंगे, वॉर वॉर है वो सबके लिए आएगा, कमीशन क्या है, लॉ किसका लगेगा, ये सारा टाइम चार्टर वाला ही यूज होगा क्योंकि लॉ और वो तो वही रहने वाला है। लॉ को इससे फर्क नहीं पड़ता ना, लॉ को तो ड्यूरेशन से क्या मतलब, बस किसके पास जिम्मेदारी है। डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ टाइम चार्टर एंड बेयरबोट चार्टर, दोनों में मेजर फर्क क्या है? Employment of master and crew. The time charter is different from bareboat charter by employment of master and crew. bareboat में सब चार्टर का, टाइम में सब ओनर का, सबसे बड़ा डिफरेंस। With time charter, the master and crew remains the employees of ship owner, although they will be subject to the direction of the charter. Order तो चार्टर ही देगा, पर वो रहेंगे शिप ओनर के अंदर में। वो जॉनी लीवर गोविंदा वाली मूवी थी ना सर, वो दिल इधर है वाली, वो किसकी साइड है सर? मैं आपकी साइड हूं, तो उधर क्यों अंगुली करता है सर? वो चली जाती है पर मैं हूं आपकी साइड। तो ऑर्डर शिप ओनर को चार्टर से ही लेना है, लेकिन है वो ओनरशिप ओनर के। ठीक है। द टाइम चार्टर देयरफॉर डज नॉट टेक पोजेशन ऑफ द वेसल। दूसरा है पोजेशन। क्या 5 साल 8 साल 10 साल का मैंने टाइम चार्टर ले लिया तो वेसल मेरा हो गया? नहीं। With the bareboat charter, the master and crew are employed by the charterer. Therefore, he takes the possession of the vessel. मेरा हो गया मतलब मैं अपने नाम पे नहीं कह रहा था, मेरे कंट्रोल में हो गया। तो टाइम चार्टर भले मैं 8 साल 10 साल के लिए लूं, वेसल मेरे कंट्रोल में नहीं है। उसके एम्प्लॉयज को मैं ऑर्डर दे सकता हूं कि ये करो, उसके एम्प्लॉयज खाली मेरी सुनेंगे, मेरे कंट्रोल में नहीं है कि चलो भाई सब उतर जाओ, मेरे को नहीं चलाना, 4 महीने खड़ा कर दो। ये मैं नहीं कर सकता टाइम चार्टर में। बेयरबोट चार्टर में पोजीशन मेरा है वेसल का, मेरे को नहीं अभी नहीं ले जाना है, आधे रास्ते नहीं इधर जाना है, जहां जाना है जाओ। ठीक है। अब ये एक बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है, चार्टर चेन। इसको अपन ऐसे समझने की पहले ट्राई करते हैं। अपन चालू करते हैं शिप ओनर से। शिप ओनर ने दिया एसएमसी को। एसएमसी क्या था? शिप मैनेजमेंट कंपनी को, कि भाई ये शिप आप लोग रखो, आप चलाओ, जहां देना है जो करो, ये इन्वेस्टर है खाली। ठीक है। एसएमसी ने ये आगे दिया, लेट्स से गल्फ चार्टरिंग कंपनी को। ठीक है। गल्फ चार्टरिंग कंपनी को एसएमसी ने दिया 10 साल के लिए। ठीक है। इसने इनको दिया 10 साल के लिए, इसने आगे दे दिया 10 साल के लिए। एसएमसी ने चला रहा है इसे। अब एसएमसी के पास
नवंबर टू जून कार्गो नहीं है, ठीक है। तो एसएमसी गल्फ चार्टरिंग सब लेटिंग टू अदर चार्टर। भाई ये वेसल 10 साल के लिए मैंने ले रखा है और अभी मेरे पास काम नहीं है। तेरे को ये काम कर, ये वेसल तू मेरे से भाड़े पे ले ले। तो शिप ओनर ने एसएमसी को, एग्जांपल बता रहा हूं, दिया $10,000 पर डे पे। एसएमसी ने गल्फ चार्टरिंग को दिया $15,000 पर डे पे। गल्फ चार्टरिंग ने आगे दूसरा चार्टर, यानी मान लो इंडिया चार्टर कंपनी, आईसीसी ऐसी कोई कंपनी है, उसको दे दिया 20,000 में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सब लेटिंग। भाई आपने भाड़े पे लिया घर और फिर आपने रूममेट ढूंढने चले गए, चलो भाई किसी और को भी रूममेट रख लेता हूं ताकि मेरा भाड़ा शेयर हो जाएगा। वो क्या हुआ, अभी रेंट एग्रीमेंट तो आपके नाम पे ही है ना, बट फिर भी आप रूममेट जाके ढूंढते हो, करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, कॉस्ट काट रहे हो, उसे मैनेज कर रहे हो। तो वैसे ही इधर अब शिप ओनर से पूछोगे तो वो बोलेगा मैंने एसएमसी को दे रखा है। एसएमसी को पूछोगे, बोले हमने तो गल्फ को दे रखा है। गल्फ को पूछोगे, हाँ हाँ मेरे पास ही है, पर थोड़ा टाइम के लिए भाई को भी रहने दिया है, ठीक है। लैंड ओनर आ गया, अरे तेरे एक लड़के की बात हुई थी, तुम दो, अरे अंकल भाई है, चाचा का लड़का आया हुआ है, चाचा के लड़के से पैसे नहीं लेना, ठीक है। राइट ऑफ सबलेटिंग, यानी ये होगी चार्टर की चेन, भाड़ा टू भाड़ा, भाड़ा टू भाड़ा, भाड़ा टू भाड़ा। अभी कार्गो नहीं आ रहा है, ये भाड़े वाले ही सब आगे चढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, रहने कोई नहीं आ रहा है। It is customary to stipulate in both voyage and time charter parties that the charterer has the right of subletting the whole or part of vessel. अब मैंने वेसल ले लिया 1,00,000 टन का, मेरी जो डील एक्सपेक्टेड थी आगे कार्गो ओनर से वैसी हो नहीं पाई लॉन्ग टर्म टाइम चार्टर पे, मेरे को 30-40 हजार टन ही मिल रहा है माल, पर अब ले जाना तो पड़ेगा। तो मैं बाकी का 40,000 भी किसी को दे सकता हूँ ना, 40-60 हजार। तो एक ही वेसल दो चार्टर, कार्गो साइड के दो चार्टर पार्टी को लग गया, ठीक है। वेसल छोटी चीज नहीं है, बड़ी चीज है, सब होता है। क्यों होता है, सब बोला था। एंड गेम प्रॉफिट कौन डिराइव करेगा, डिमांड एंड सप्लाई, ये ही है अल्टीमेट अपना, कि इसके लिए जो करना पड़ा करेंगे। सब्जेक्ट टू द चार्टरर रिमेनिंग रिस्पॉन्सिबल टू द शिप ओनर, यानी जो ओरिजिनल चार्टर है जिम्मेदार वही रहेगा बस। अगर वो ऐसी सबलेटिंग करता है जिसमें वो अपनी जिम्मेदारी भी आगे देता तो इलीगल हो जाएगा ना। भाई वेसल की जिम्मेदारी हमने आपको दी थी, आपने आगे किसी के साथ शेयर किया है घर को, कि चलो सर रूममेट रखा है ना, 2 रूम थे, ठीक है, तो आप वो आगे बात है, लेकिन घर की जिम्मेदारी तो आप ही की रहेगी क्योंकि आपसे हमारी डील हुई है। दिस राइट ऑफ considerable importance to the charterer since it gives him certain freedom to utilize the vessel in a way which is economical to him. अब अगर हमारी पगार इतनी है तो सर 5 BHK में मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ, लेकिन अभी जब तक इकोनॉमिकली वायबल नहीं है तब तक मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं, खाली 15 जने रखना चाहता हूँ। देखिए, सबलेटिंग फ्रीक्वेंटली अकर्स इन प्रैक्टिस, कॉमन चीज है। रीजन फॉर सबलेटिंग क्यों की जाती है, अब तो ये तो सिंपल होगा। The charter may have chartered the vessel for the sole purpose of making profit by rechartering. मैंने लिया, मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, एक वेसल ला, अपने पास बहुत नेटवर्क है, बहुत ग्राहक है, अपन आगे उनको दे देंगे। दलाल ने दलाली करने के लिए ही घर दलाली पे डाला, आगे उसने एंड कंज्यूमर के पास जा ही नहीं रहा है। यानी शिप मैनेजमेंट कंपनीज, शिप मैनेजमेंट कंपनीज कार्गो तो नहीं लाती। अभी जो एग्जांपल दिखाया था, तो शिप मैनेजमेंट कंपनी ने वेसल हायर किया, आगे दूसरे चार्टर्स को देने के लिए ही हायर किया। The charter may find that the cargo which he intended to ship is not available. जो मैंने कहा प्लान हुआ था 1,00,000 टन का, अभी नहीं हो पा रहा है, फ्यूल, पगार, पोर्ट ड्यूज ये तो सब वही लगने वाले हैं, तो लाओ भाई कहीं और से भरे। Alternatively, he is not in position to utilize the vessel for the original intended purpose. जिस पार्टी से बात हुई थी, कोरोना आ गया, पार्टी उठ गई, अब मैं तो लेके खड़ा रह गया, नहीं हो पा रहा है। In which case he will seek for other employment in order to be covered for the freight
विच इज भाई जो भाड़ा लग रहा है, जो मेरा खर्चा हो रहा है, इसके लिए मैं कोई और रास्ता ढूंढूंगा ना। आज हमें एक नौकरी हटती है तो हम दूसरी ढूंढने चले जाते हैं ना। The charter may also find because the rise in the freight market rate, it is more profitable to recharter the vessel than to utilize it. ये मैंने पहले बताया भी था, वापस बताता हूँ, बहुत मस्त एग्जांपल था। आपने, आज है 2021, आपने 2016 में 7 साल के लिए वेसल ले लिया 12,000 पर डे पे, ठीक है। अब 2021 में बूम आ गई है, फ्रेट कंटेनर कहाँ के कहाँ पहुंच गए। 2021 में यही वेसल अब 24,000 पर डे पे मिल रहा है मार्केट में। तो मैं क्यों कार्गो लाने ले जाने की मेहनत करूं, मैं दूसरे को दे देता हूं ना 18,000 में, मेरे को तब कुछ नहीं करना रहा, क्योंकि मैंने तो 12,000 की डील कर रखी है, तो मुझे तो मालिक को 12,000 ही देने। अब भाव बढ़ गए तो मैं काय को मेहनत करूं कि कार्गो ढूंढू, लोड अनलोड करूं। जा तू कर काम 18,000 में, तो मेरे को तो बैठे बैठे 6,000 मिल गए ना, क्योंकि मैंने जिस डील पे लिया था आज मार्केट बढ़ गया। बिकॉज ऑफ द राइज इन फ्रेट मार्केट, इट इज मोर प्रॉफिटेबल टू रीचार्टर देन टू यूटिलाइज। खुद घर में, अब घर का भाड़ा एकदम बूम हो गया, अपना घर है, पहले 10-15 हजार मिलता था, पर तुम्हारे घर के आसपास कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लग गई, कुछ बड़ा हो गया है, या फिर वहां पर गवर्नमेंट ने कुछ घोषित कर दिया है, तो तुम्हारे घर का भाड़ा जहां पे तुम रहते थे, तुम्हारा, तुमने लीज पे कर लिया था कि भाई 9 साल के लिए कुणाल भाई आपका घर मैं रख रहा हूँ, 9 साल के लिए अपन 10,000 रुपए महीने में फाइनल करते, ठीक है। 9 साल के लिए घर तेरा हुआ, अब भाड़ा एकदम रॉकेट हो गया। मैंने कहा भाई 10,000 मेरे को 40,000 लोग सामने से दे रहे हैं, 10,000 में तो मेरे को कहीं और भी मिल जाएगा। ले भाई 40 में तो ये फ्लैट पकड़, मैं 10 में दूसरी जगह रहने चला। तो अब तो तेरे को मेरे से भाड़े पे लिया हुआ फ्लैट आगे भाड़े पे देने में 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है। समझा, रीलेटिंग मार्केट के ट्रेडिंग की तरह। A vessel may at the same time be involved in several different contracts. एक टाइम पे वेसल बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में हो सकता है, इसको समझते हैं। वो ये एग्जांपल है, A is the real owner. See, since he is only interested in investing money, he may have made a bareboat charter with B, जो SMC के साथ मैंने बताया, शिप ओनर है, उसको इन्वेस्टमेंट करना था, उसने bareboat charter शिप मैनेजमेंट कंपनी किसी B को दे दिया। B has time chartered the ship. B ने 10 साल के लिए शिप लिया बेयरबोट पे, और फिर B ने आगे C को 3 साल के लिए शिप दे दिया टाइम चार्टर पे, ठीक है। इन रिलेशन B इज द डिस्पोनेंट ओनर, एक्टिंग ओनर ना, क्योंकि बेयरबोट में ठेकेदार हम हो जाते हैं ना। B डिस्पोनेंट ओनर हो गया और C टाइम चार्टर हो गया। C ने D को वोएज चार्टर के लिए वेसल दे दिया, 2 साल तक ये वेसल मेरे पास है, अच्छा तेरे को दुबई माल ले जाना है, ले जाना, 2 साल के लिए मेरे ऑर्डर पे ही चलेगा, ठीक है। तो एक ही वेसल है जो एक ही टाइम पे बेयरबोट कॉन्ट्रैक्ट में भी है, टाइम चार्टर कॉन्ट्रैक्ट में भी है, वोएज चार्टर कॉन्ट्रैक्ट में भी है। पर सबसे पहले वोएज चार्टर खत्म होगा क्योंकि सबसे छोटा कॉन्ट्रैक्ट होगा ड्यूरेशन में, फिर टाइम चार्टर खत्म होगा, फिर बेयरबोट खत्म होगा, ठीक है। इन द रिलेशनशिप C इज द टाइम चार्टर्ड ओनर, यानी D के लिए डिस्पोनेंट ओनर, ठीक है, और C के लिए B डिस्पोनेंट ओनर, और B के लिए A ओरिजिनल ओनर, यानी A ओरिजिनल ओनर, A के लिए B डिस्पोनेंट ओनर, B के लिए C डिस्पोनेंट ओनर, और C अभी तक लास्ट है, D के लिए C डिस्पोनेंट ओनर। तो तू देखेगा कि डिस्पोनेंट ओनर कभी ऐसे ऐसे नीचे नहीं रहता है, एक जगह आती है जहां ओवरऑल जिम्मेदारी इसकी हो जाती है, ठीक है। डी इज द वो चार्टर। समझा चारों एक साथ कैसे आए, क्या कोई डाउट इसमें? इसमें वेसल तो वो पर्टिकुलर एक कार्गो के लिए कर सकते हैं ना, चारों चार, जैसे इन्हें बी को दिया, हाँ हाँ, अभी बी सी को दे रहा है, सी डी को दे रहा है, तो अभी इसमें जो कार्गो, जैसे बल्क कार्गो में केमिकल या तो फिर कोई दूसरा कोल लेके जा रहा है कि ऐसा कुछ भी, तो वो अपन सभी ने वेसल में ये अपन ने ट्विन डेक वाला वेसल देखा था जिसमें 2 होल्ड थे, बड़े होल्ड के बीच में पट्टी थी, नीचे एक अलग ऊपर एक अलग, वो जनरल पर्पस बल्क कार्गो थे, जिसके अंदर गेहूं, आयरन, ठीक है, आयरन और क्रूड स्पेशल आइटम नहीं जा पाएगी जिनको वजन ज्यादा चाहिए,
पर कॉटन, गेहूं, चावल, कोयला, ठीक है, ये आपका जो आता है यूरिया, टेल्क पाउडर, बहुत सारी जनरल आइटम है दुनिया में, ये सब उसमें जा सकती है। ठीक है, तो इस टाइप का शिप मैंने खाली खरीद लिया, बेयरबोट पे खरीदा नहीं, मैंने 10 साल के लिए बेयरबोट पे ले लिया। मैंने उसको ट्विन डेकर बना दिया, क्रेन लगा दी कि भाई इसमें जनरल जो कार्गो डालना है डाल दो, यानी उसके अंदर अगर ये भी भर देनी है पूरे से तो भर दो। ठीक है, जनरल कार्गो, नो स्पेशल कार्गो। अब मेरे पास ये है 15 साल के लिए। अब मेरे को एक बंदा मिला, तू मिला, तूने कहा भाई साहब मेरा पास गेहूं का कॉन्ट्रैक्ट आया है 3 साल का, तो आपका शिप दे दो 3 साल के लिए गेहूं में चलाने के लिए, ले जा। तो मैंने तेरे को दे दिया, तूने टाइम चार्टर कर लिया मेरे से 3 साल का कि भाई मैं फलाना चलाऊंगा, जो भी चलाना चला, या तूने भी जनरल पर्पज, सर मेरा इंडिया में बहुत नेटवर्क है, मैं इंडिया बेस्ड चार्टर हूँ, मेरे पास हर महीने 2-2 वेसल की रिक्वायरमेंट रहती है, तो मेरे को आपसे टाइम चार्टर पे 3 साल के लिए लेना है। तो तू अभी गेहूं का सीजन आएगा तो उसमें गेहूं लेके जाएगा, कपास का सीजन आएगा उसमें कपास लेके जाएगा, चावल का सीजन आएगा तो उसमें चावल लेके जाएगा। ठीक है, अब ये लेके कौन जाएगा, तू तो अभी भी वेसल लेके बैठा है ना। फिर तेरे को क्रुशांग मिला, जो बोलता है यार कुणाल भाई के खेत पे माल निकला है, दुबई ले जाएगा क्या माल। तो क्रुशांक ने तेरे साथ क्या किया, वोयज चार्टर। तूने मेरे साथ क्या किया, 3 साल का इंडिया में टाइम चार्टर। मैंने शिप ओनर के साथ क्या किया, 15 साल का बेयरबोट चार्टर। अब 3 साल खत्म हो गए। इसके बाद मेरे को ऑस्ट्रेलिया का कोई बंदा मिला, वो बोले मैं 4 साल के लिए रखता हूं, पर मैं खाली कोयला ले जाऊंगा, ले जा, मेरा तो बेयरबोट चल रहा है ना बड़ा वाला। ठीक है, आया, नोट करना है तो कर ले, स्किप हो जाएगा नहीं तो। कुछ पॉइंट्स बनाने हैं तो बना ले कि भाई तू किसी को ओनर मान ले, किसी को टाइम चार्टर मान ले, किसी को बेयरबोट चार्टर मान ले, किसी को वो चार्टर मान ले। ठीक है, अब अपन ने ट्रेड रूट और वो सारे बनाए होते हैं ना वेसल के साथ, तो इसमें मजा आता है एक्सरसाइज करने में कि अपना एक वेसल है जिसको ऑस्ट्रेलिया से चाइना जाना है। मान लो अपन ने पूरे उसका ट्रेड रूट बनाया तो अपने को पता होता है कि चाइना जाने में उसको ट्रिप मारने में राउंड ट्रिप 1.5 महीना लगता है। तो अगर ऐसी 10 ट्रिप मिली है तो कितने साल के लिए लोगे, तो अपन ऐसा एक्सरसाइज कर सकते थे, ये फ्यूचर में करेंगे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कि भाई ऐसे में कितने साल के लिए दोगे। चलो, इट इज कॉमन that such charter chain exists, होगी, and it is important that each party makes clear his representative the position when something happens। यानी तू टाइम चार्टर है, तू बोल मैं वेसल ओनर हूं, थोड़ा क्लैरिटी रखो। the action of each party must be based on the contract in which he is involved। यानी कि अगर अपन इसमें बात करें तो सिंपल रखता हूं, कुणाल वेसल ओनर है, मीत टाइम चार्टर है, क्रुशांग वोयज चार्टर है। ठीक है, तो मीत 2 कॉन्ट्रैक्ट में फंसा हुआ है। मीत कुणाल के साथ टाइम चार्टर में फंसा हुआ है और मीत क्रुशांग के साथ वोयज चार्टर में फंसा हुआ है। तूने क्रुशांग को वोयज पे दिया और मेरे से टाइम पे लिया, तो तेरा एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ भी चल रहा है, तेरा एक कॉन्ट्रैक्ट क्रुशांग के साथ भी चल रहा है, पर दोनों कॉन्ट्रैक्ट में जिम्मेदारियां अलग है ना। क्रुशांग के कॉन्ट्रैक्ट में तेरी अलग जिम्मेदारियां हैं, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में मेरी अलग जिम्मेदारियां हैं, तो वो अपने क्लियर रखनी चाहिए। ईच पार्टी बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इन विच ही इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो जब तू मेरे वाले कॉन्ट्रैक्ट जब मेरे से डील कर रहा है तो तेरे को वो जिम्मेदारियां याद रखनी है, जब तू क्रुशांग के साथ डील कर रहा है तो तेरी जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अ चार्टर नेगोशिएटिंग अ सब चार्टर
to be careful and take into consideration the framework set by charter with the ship owner। यानी तूने पहले किससे लिया? वेसल ओनर से। तो तेरा पहला एग्रीमेंट क्या बना? टाइम चार्टर। तो जब तू वोएज करे तो टाइम के अंदर अगर ऐसा कोई भी क्लॉज है जो कुछ वोएज के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है या वहां पे इश्यू आता है, तो वो तेरे को पहले ध्यान रखना चाहिए। ओरिजिनल फ्रेमवर्क तो जो शिप ओनर से लिया है वही काउंट होगा ना। तो बेस तो टाइम चार्टर बनेगा कि टाइम चार्टर में क्या क्या मेरे पास अधिकार है, उस हिसाब से तो आगे बांट पाएगा ना। An important factor from a practical point of view which can lead to complications is use of BL। ये बहुत भयानक है। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा BL समझना पड़ेगा। बिल ऑफ लेडिंग के 3 फंक्शंस है जिनको बोलते हैं रेड। पता है इस बारे में? रिसिप्ट, कि हाँ भाई इतने का माल है। एविडेंस ऑफ कार्गो, हाँ भाई माल इसी शिप में, ये प्रूफ है। बिल ऑफ लेडिंग अगर मर्क्स ने दी है तो मेरा माल सीएमए से तो लेने नहीं जाऊंगा ना। मर्क्स वाला बोलता है मेरे यहाँ क्यों आया भाई? अरे भाई जब बिल ऑफ लेडिंग तेरा है तो तेरे पास ही आऊंगा ना। तो वो प्रूफ हो जाता है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, किसका है माल? चलो मर्क्स के पास मैं गया, तो तू कौन? सर मैं कुणाल। हाँ तो बीएल, बीएल पे तो मीत लिखा है। हाँ हाँ सर वो घर का ही मामला है, दे दो ना। नहीं, माल किसके पास है, किसका है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल यानी ओनरशिप। एविडेंस हुआ प्रूफ, और रिसिप्ट ये हुआ इसका चालान कि हाँ भाई हमने लिया। ठीक है, समझ गए? लिख ले। लिख लिया? पहले क्लियर था? वाले में चलन, हाँ क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट वाला चलन है ना। हाँ चालान, रिसिप्ट ऑफ कार्गो, पावती। एज अ पावती की तरह काम करता ना। इनवॉइस और ओके। पैकिंग लिस्ट में आपने लिखा है कि 10 डब्बे हैं, जो 10 किलो का एक डब्बा है और एक डब्बा $100 का है। तो क्या यही माल शिप पे पहुंचा है? तो बीएल इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट से ही बनती है ना। तो यही माल शिप पे पहुंचा है, उसका रिसिप्ट है ना ये, कि जो इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट में बोला गया है वही माल हमें मिला है। ठीक है, एविडेंस ऑफ कार्गो तेरी ही शिप पे है, उसका एविडेंस, और किसके नाम का है उसका नाम, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ये 3 इसके सुपर फंक्शन है। ठीक है, अब प्रॉब्लम को थोड़ा सा पहले प्रॉब्लम को बनाते हैं। सीन 1, कुणाल वेसल ओनर, मीत वोएज चार्टर, कार्गो। तू कार्गो लेके मेरे पास आया, साहब ए से बी पहुंचा दो। मैंने तेरा माल लोड किया, मैंने तेरे को बिल ऑफ लेडिंग दे दिया।
कि हाँ भाई 1 लाख टन तूने मुझे माल दिया, तो यहां पर कुणाल इश्यूज बीएल टू मीत, ठीक है, कि हाँ भाई तेरा माल मैंने ले लिया। तो मैं तेरे को वो तीनों चीजें होगी ना मेरी बीएल में, रेड रिसिप्ट ऑफ गुड्स, हाँ भाई मिल गया मेरे शिप पे है, एविडेंस ऑफ ये क्या बोलते हैं, अरे एविडेंस ऑफ गुड्स के एविडेंस भाई मेरे पास ही है। तो हाँ आपने देखो कुणाल, मैंने आपको दिया था, मैं कुणाल हूँ, मैं वेसल ओनर हूँ, मैं कहूंगा भाई जब देते टाइम तूने इनवॉइस पैकिंग लिस्ट पे 1 टन बोला था, देख 1 टन लिखा हुआ है, तो एविडेंस 1 टन ही है, तेरा माल मेरे पास है पर 1 टन है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसके नाम पे, देख मी तेरे नाम पे ही लिख के दिया है, तो वहां जाएगा तेरे को ही मिलेगा, इसमें कोई इश्यू नहीं, नॉर्मल जो अपनी लाइनर ट्रेड में अपन रोज देखते हैं। सीन 2, कुणाल टाइम चार्टर है, मीत वोएज चार्टर के लिए उसने वेसल लिया, और कृषांग के पास कार्गो है, कृषांग ने कार्गो दिया मीत को कि भाई ए से बी पहुंचा देना, मीत ने पहुंचाने के लिए शिप लिया कुणाल से कि भाई साहब एक शिप भेजो ना जरा आपका वाला, ठीक है, तो मैं यहां करूं, और कुणाल ने ये आगे, वैभव अपना मेन ओनर है, मैंने उससे बेयर बोट पे शिप ले रखा है, ठीक है। अब बीएल कृषांक को देगा, माल कृषांक का है तो भाई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल रिसिप्ट ऑफ गुड्स जो है, तो ये तो कृषांक को ही मिलेगा, कृषांक को इशू कौन करेगा, मीत, ठीक है। अब मीत इश्यूज बीएल टू कृषांक, तो कृषांक आगे की चेन कुणाल और वैभव से क्या मतलब, और मीत को वैभव, सो कृषांक को कुणाल और वैभव से कोई मतलब नहीं, मीत को वैभव से कोई मतलब नहीं, उसके लिए तो कुणाल है, तेरे लिए तो। अब तूने पैसा नहीं दिया मेरे को, मैंने माल रोक लिया, मैं माल नहीं उतारने दूंगा जब तक मेरा पैसा नहीं मिलेगा। मैंने माल किसका रोका, कृषांक का, या कृषांक हैज नो नॉलेज कि मैं कौन हूं, बीच में मीत भाई पैसा लेके चल दिए, ठीक है, मैं माल रोक दिया, बोला भाई देख मैं टाइम चार्ट रहा हूं, ठीक है चलो, एक केस ये हुआ। दूसरा केस, तूने मुझे पैसा दे दिया, मैंने आगे वैभव को पैसा नहीं दिया, वैभव ने आगे शिप रोक दिया, तो मेरे पास अरे कुणाल भाई आपको वॉयज का पैसा दिया तो सही, मेरे कार्गो उतरने तो मेरे पार्टी का, मेरी बेइज्जती होती है, कुरशांक भाई गुस्सा हो रहा है, हाँ 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 उतरा, तो शिप पहुंच ही नहीं रहा है, पोर्ट पे, पोर्ट के बाहर खड़ा है, अंदर आ ही नहीं रहा है, तब वैभव आता है, भाई शिप तो नहीं उतरने दूंगा, माल नहीं है, तो बोले आप कौन, कुणाल ने मेरे से लिया था। तो बिल ऑफ लीडिंग जो ये 3 पर्पस सॉल्व करता है, बिल ऑफ लीडिंग में अगर जब तू कृषांक को दे रहा है तो उसमें कुणाल और वैभव नहीं होंगे, उनका क्या काम, और जब मैं तुझे दे रहा हूं वो चार्टर पे कि हाँ भाई तेरा माल क्योंकि क्रू मेरा है तो वो चार्टर पे मैं तेरे को दे रहा हूं, तो उसमें वैभव नहीं होगा, तो ये एक बड़ा इशू आके बनता है कि बिल ऑफ लीडिंग में फिर उसका माल कैसे रोको जिसको पता ही नहीं कि मेरा माल किसके कंट्रोल में है। तूने तो मेरे को बोला कि तू ही मालिक है, पता पड़ा कि तू तो था ही नहीं। चलो, दिस में इन्वॉल्व वन और सेवरल पार्टीज डायरेक्टली इन रिलेशन विद द ओनर ऑफ द कार्गो, द कनेक्टेड क्वेश्चन विल बी डिस्कस लेटर, बट ये होता है कॉम्प्लिकेशन बीएल के साथ अगर किसी ने भी चेन तोड़ी तो। चलो, इसके पार्टिसिपेटर्स कौन है, चार्टर, शिप ओनर, शिप ब्रोकर, कार्गो वाले तो आते जाते रहेंगे, कार्गो वाले अपने क्लाइंट है, अपने कंज्यूमर है, यानी कि अगर बोलो बिजनेस में शिपिंग का बिजनेस है तो उसमें एक्सपोर्टर ग्राहक है, कस्टम हाउस एजेंट, फ्रेट फॉरवर्डर, ये ग्राहक नहीं है, ये पार्टिसिपेटर्स है, ये प्लेयर्स है,
ग्राहक एक्सपोर्टर है, तो जो चार्टरिंग में जो कार्गो देता है वो ग्राहक है। ठीक है, तो इसके अंदर पार्टिसिपेटर चार्टरिंग में हायर वायर में पार्टिसिपेट करने वाले चार्टर ब्रोकर जो ग्राहक के लिए करके देते हैं, शिप ओनर और चार्टर जो खुद ही ले लेते हैं। चार्टर समझते हैं? सिंपल, वो एंटर्स इनटू चार्टर पार्टी। चार्टर मतलब हायर, हायर के कॉन्ट्रैक्ट पे विद द शिप ओनर इज नोन एज चार्टरर, हु इन सर्च ऑफ वेकेंट कार्गो स्पेस फॉर ट्रांसपोर्टिंग हिज कमोडिटी। वो जगह ढूंढ रहा है, स्पेस ढूंढ रहा है, यार कोई तो शिप मिल जाए कि मेरा माल ले जा सकूं। इसमें फिर टाइम बेयरबोट अलग, अभी अपने वहां नहीं जा रहे। मेन चार्टर, काइंड्स ऑफ चार्टर्स, इंडिविजुअल ऑपरेटिंग स्मॉल कॉर्पोरेशन। मैं खुद ही, मेरा ही खेत, मेरी फैक्ट्री, अपने चार्टर के नहीं लगा लेते। तुमने रोड पे देखा होगा, अमूल की खुद की ट्रक चलती है दूध सप्लाई के लिए, बालाजी की चलती है वेफर की। वो थोड़ी ट्रकों के धंधे में है, पर उसका काम है कि वो खुद ही अपनी रख लेता है। ठीक है, तो ऐसे स्मॉल ऑपरेटिंग कॉर्पोरेशंस, मेजर इंटरनेशनल ट्रेडिंग हाउस जो पूरी दुनिया में बल्क बांटते फिरते हैं, द ओनर ऑफ द गुड्स टू बी कैरीड, जिसका खेत है वही आ गया, लाओ ना भाई ट्रैक्टर, आज 2 दिन के लिए ट्रक दो ना अपना। द सेलर एंड बायर ऑफ द कमोडिटी, एंड यूजर चार्टर तो नहीं, चार्टर तो खाली पहुंचाता है। तो तूने बेचा, मैंने खरीदा, हम भी भाड़े पे ले सकते हैं। इमीडिएटरी बिटवीन बायर एंड सेलर, थर्ड पार्टी, जनरली शेप ब्रोकर। तेरे को मेरे से माल चाहिए, तेरे को, मैं ऑस्ट्रेलिया बैठा हूं, तू इंडिया बैठा है, तेरे को मेरे से कुछ मंगाना है, तो तूने भी यार कृषांग कराई आपने, बात खत्म, तेरे को होम डिलीवरी चाहिए। अब कृषांग आएगा मेरे से डील करेगा, वो कर देगा। या मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूं, मेरे पास ये पेन पड़ा है, मैं यार कृषांग इसको इंडिया में बिकवा यार, इसको इंडिया भेज दे। अब वो जाने आगे किससे उसको क्या काम करवाना है। ये शिप जो ओनर, द ओनर ऑफ द गुड्स टू बी कैरिड, उसमें कोई एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करो ना, उसमें मुझे नहीं पता चला। कॉटन फार्म ओनर, तेरे पास बहुत बड़ी कॉटन की खेती है, तेरी खुद ही की 1 लाख टन आ गई, और तेरा ही दुबई में कॉन्ट्रैक्ट है, तुझको खुद ही अपना माल भेजना है। जिसका माल है वो खुद बेचना चाह रहा है, थर्ड पार्टी से नहीं भेज रहा है, तो तू खुद ही अपना शिप हायर करेगा। सिंपल समझाता हूं, अपने खेती होती है, टमाटर प्याज रोज मंडी में आते, तो वो टेम्पो में छोटी छोटी ट्रकों में भर के आते। अब जिनके खेत छोटे हैं वो क्या करते, भाई मेरा 20 किलो टमाटर ले जा, मेरे 100 किलो टमाटर ले जा, तो वो सब एक बड़ी ट्रक में भर देते हैं, वो ट्रक वाला जाके बेच के इनको पैसा दे देता है। ये तो छोटे छोटे प्लेयर्स। जिसका बड़ा खेत है, जिसका रोज खुद ही 1,000 किलो टमाटर निकल रहा है, ठीक है, वो ट्रक वाले को बोलेगा रोज तेरे को 1,000 किलो खाली यहां से वहां पहुंचाना है, वहां पे भाव ताव मंडी में सब मैं कर लूंगा, तू खाली मेरा ट्रांसपोर्ट कर। और एक वजह अपन ने उसी को दे दिया, भाई तू कर, मेरे को पैसा दे दे। तो ओनर ऑफ द सेलर और द सॉरी द ओनर ऑफ द गुड्स टू बी कैरिड, यानी जो मालिक है वो ही बोल रहा है कि भाई मेरा ये सामान खाली वहां पे छोड़ दे, फिर आगे मैं देख लूंगा। सेम जो मैं अडानी का एग्जांपल दे रहा था कल से, इतना कोल माइन अडानी की, पावर प्लांट अडानी का, ओनर ऑफ द कोल अडानी, उसको क्या चाहिए, खाली मेरे को पहुंचा दो। तो यहां पर वो एज अ शिप ब्रोकर, एज अ थर्ड पार्टी वर्क नहीं कर रहा है, वो खुद ही मालिक है और खुद ही भाड़े पे ले रहा है। अपने अपने घर शिफ्ट करा और अपने को सामान दूसरे घर ले जाना है, ठीक है, तो अपने एक तो ये पैकर्स और मूवर्स को बुलाओ, वो आएंगे पैक करेंगे, जिसमें भी डाल के उनको ले जाना है ले जाएंगे। तो ये तो हो गया थर्ड पार्टी। एक हो गया, तू गया मार्केट में, भाई 407 कितने में आ रहा है, छोटा ट्रक कितने में आ रहा है, छोटा हाथी कितने में आ रहा है, हाँ भाई तू लगा दे, हम सब घर वाले मिलकर चढ़ा देंगे कर देंगे। तो यहां पर तूने खुद ही हायर किया ना, लेकिन जब तू पैकर्स और मूवर्स को बुला रहा है तो वो लोग हायर कर रहे हैं। क्लियर? एनवीओसीसी जो अपन ने डिस्कस किया, क्या है फुल फॉर्म एनवीओसीसी का?
बोलो बोलो। अभी तो इतना डिस्कस किया था एलसीएल एफसीएल की कथा में दुनिया भर का। या माइंड में नहीं। नॉन लिखो फिर, अब आज से नहीं आए माइंड में तो लिखो। नॉन वेसल ऑपरेटिंग कॉमन कैरियर ठीक है, जो बताया था ना, जिनके वेसल नहीं होते। ठीक है, एमटीओ लिखो फुल फॉर्म। मल्टी मॉडल हाँ मल्टी मॉडल, आगे क्या? ट्रांसपोर्ट। आगे क्या? ऑर्गेनाइजेशन। अरे ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन, ये दो तीन ही होते। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स ले ले, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ले ले। ठीक है, जो लोग रोड लॉजिस्टिक्स भी लेके बैठे हैं और सी लॉजिस्टिक्स या ये भी लेके बैठे हैं, चलाओ भाई हम आप, जैसे डीएचएल जिसके ट्रक भी है, जिसके एयरप्लेन्स भी हैं, वो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स में चला जाएगा। तो ये लोग भी हैं जो भाड़े पे ले सकते हैं। ठीक है, फॉरवर्डर्स ऑब्वियसली दलाल। चलो अब इसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ये तुम्हारा आज का रीडिंग है। शिप ओनर, अब ये सब जो बता दिया, शिप ओनर कौन है, डिस्पोनेंट ओनर कौन है, चार्टरिंग के ब्रोकर्स कौन होते हैं, चार्टरिंग के ब्रोकर का क्या रोल होता है, नंबर कितने टाइप के ब्रोकर्स इन्वॉल्व होते हैं, और पैसा कैसे मिलता है। अपनी कमानी तुम खुद देखो कि तुम इसमें कैसे कमा सकते हो। ठीक है, ये 5-6 स्लाइड अभी 15-20 मिनट में वो आ गया था ना गूगल पे नोटिफिकेशन जब मैंने कल डाल दिया था। हाँ वो आ गया। हाँ तो अभी 15-20 मिनट में आ जाएगा। आज शाम को जब भी टाइम निकाल के, आज जो हमने किया है इसको आप पढ़ोगे, और आज के होमवर्क में आप डालोगे टाइम चार्टर वर्सेस बेयरबोट चार्टर। मेरे बोर्ड। ठीक है, पहला। दूसरा, डिटेल्ड एग्जांपल ऑफ बेयरबोट टाइम वोएज इन वन वेसल, यानी अपने मन से वेसल का नाम दे दे। भाई मीत शिपिंग कॉर्पोरेशन की शिप का नाम है मीत। ठीक है, एक इसका बना कि भाई 4 साल के लिए ये बेयरबोट में गया, फिर कितने साल के लिए क्या हुआ। इसमें थोड़ा वेसल का डिस्क्रिप्शन भी देने की कोशिश करना कि वेसल गियर वाला है, नॉन गियर वाला है, आयरन ओर वाला है कि जनरल वाला है, खाली एक एक लाइन ही, ज्यादा नहीं, बट वो क्लियर। और तीसरा, जो भी पार्टीज हमने अभी बात करी, ये सारी पार्टीज कहाँ गई, अरे रुक जाओ। हाँ, चार्टर्स कौन कौन है, इन सबका एक एक एग्जांपल। मेजर इंटरनेशनल ट्रेडिंग हाउस, तो गूगल कर, मेजर इंटरनेशनल ट्रेडिंग हाउस कौन है, इसका नाम लिख। स्मॉल ऑपरेटिंग तो ठीक है, कोई भी लिख दे। ठीक है, ओनर ऑफ द गुड्स टू बी कैरीड, मैंने ही दे दिया अडानी। द सेलर और बायर ऑफ द कमोडिटी, तो मे बी कोल माइन का कोई ओनर, या फिर कोई खेडूत या कोई फार्म का मालिक। ठीक है, इंटरमीडियरीज बिटवीन बायर एंड सेलर, तो गूगल करो हु फैसिलिटेट्स बल्क एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, तो ऐसी कंपनीज मिलेगी जिनके पास खुद सामान नहीं है, वो खाली नेटवर्क लेके बैठी है। आपको जो भी सामान भेजना है आ जाओ, जैसे मैंने कहा ना यार ये पेन इंडिया भेजना है, कृषांग, अब वो आगे करता रहेगा, उसको जिसको जाओ उसको ढूंढना है वो करे। ठीक है, एनवीओसीसी का एक एग्जांपल लाओ, शिप ओनर तो पता ही है तुम्हें, मर्क्स ले लो, सीएमए ले लो, पर लाइनर मत लेना, अभी डायरेक्ट कार्गो वाले ढूंढना, बल्क शिप ओनर ढूंढना। ठीक है, एनवीओसीसी ढूंढो,
एमटीओ ढूंढो, एमटीओ जैसे मैंने डीएचएल दे दिया तो दूसरा लो। फॉरवर्डर्स देखो, बल्क कार्गो फॉरवर्डर्स कौन है, मैं इसका तेरे को बताता हूं। चल भी जा, चल भी जा। 8 GB रैम के बाद है ना ये हालत होती है। चलो मोबाइल पे कर लेते हैं। फॉरवर्डर्स, ठीक है, तो मैं गूगल पे लिख रहा हूं बल्क कार्गो फॉरवर्डर्स इन इंडिया। ओके, सो एक मिला है एनटीसी लॉजिस्टिक्स, चार्टरिंग एंड ब्रेक बल्क। खत्म, हमें बस इतना अभी खाली यही चाहिए नाम। पता तो पड़ेगा अपने इन प्लेयर्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। जब ढूंढना है वो सब बात की बात है, एग्जाम के बाद जब भी तुम्हें जाना हो करना हो, पर इनको ढूंढो कैसे ये तो पता हो। तो खाली गूगल पे मैंने लिखा बल्क कार्गो फॉरवर्डर्स इन इंडिया, ठीक है। दूसरा था कि भाई चलो बल्क, एक सेकंड, चलो अपने इसको ले लेते हैं, बल्क वेसल ओनर लिस्ट। बल्क वेसल, चलो अपने कंपनी चाहिए, ओनिंग कंपनीज। सो पहले ही आ गया मरीन डिजिटल करके कोई वेबसाइट है, उसका आ गया टॉप 10 लार्जेस्ट शिपिंग कंपनीज विद बल्क कैरियर्स। खुल जाए तो ओके। मैं तेरे को दिखाई, मैं तेरे को एक सेकंड दिखाई देता हूँ। हम्म, ये सारे अपने वाले आए, लेकिन टीके कॉरपोरेशन एक आया, ठीक है। अब इसमें हमने देखते हैं, हाँ ये हुआ टॉप 10 शिपिंग कंपनीज। तो शिपिंग कंपनीज में तो ये लाइनर आने ही आने हैं। अपने को चाहिए बल्क, लार्जेस्ट शिपिंग कंपनीज विद बल्क कैरियर्स, जिनके पास ये बड़े बड़े वेसल है। नेवियोस इज अ लीडिंग ड्राई कार्गो विद, अरे यार ऐड पहले दे दो तुम। इसके पास ड्राई कार्गो के बल्क कैरियर भी है और कंटेनर शिप भी है। ईगल is a fully integrated ship owner operator based in America. ग्लोबल ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्राइव। बस अपने को खाली नाम चाहिए, ताकि आगे तुम्हें पता रहे कि तुम ये सब जो पढ़ रहे हो या मेहनत करो कहाँ जाओगे, कौन से प्लेयर्स के साथ खेलना है। जेनको, यूरोनाव, अब ये सब तो अपने काम ही नहीं आते ना नाम, तो अपने लाइनर दुनिया के पार्ट ही नहीं है। गोल्डन ओशन ग्रुप ओन्स 24 खुद के वेसल है इसके, और 20 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 22 चार्टर्ड है, 7 विद द ऑप्शन ऑफ परचेज। कौन से वे ये 7? बेयरबोट के नाम पे। इसने 22 तो चार्टर किए, 22 चार्टर में से 7 विद द ऑप्शन ऑफ परचेज, फिक्स नहीं है, और 7 प्योर बेयरबोट विद द ऑल ऑप्शन ऑफ परचेज। अच्छा वही आ गया, 7 विद द ऑप्शन ऑफ परचेज और विद द ऑप्शन ऑफ परचेज 7 वापस। बेयरबोट वो इंस्टॉलमेंट वाले। अंडर कॉमर्शियल मैनेजमेंट 10 वेसल को इसने कॉमर्शियल मैनेजमेंट में दे रखा है। 8 ऑयल टैंकर है,
2 size vessel under construction, आइल टैंकर है 2 साइज, 9 सोल्ड, 16 ऑफ देम आर केप साइज, 56 पैनामैक्स है, एक केप साइज है, 8 पैनामैक्स है, आर सोल्ड अपॉन डिलीवरी। द फ्लीट इज मैनेज्ड बाय नॉर्वेजियन, ये सारा फ्लीट मैनेज कर रहा है गोल्डन ओशन ग्रुप। बहुत बड़ा है। अरे इसमें सब बड़े होते हैं। 90% ऑफ द वर्ल्ड कार्गो बल्क में जाता है, 10% ही कंटेनर में जाता है। तो अगर कंटेनर बड़ा लगता है तो कंटेनर 10% ही है, मेजोरिटी रॉ मटेरियल जाएगा ना भाई, फिनिश प्रोडक्ट थोड़ी मेजोरिटी जाएगा। फिनिश प्रोडक्ट तो देश में कंज्यूम भी होगा। सो ये सारी चीजें हैं यार, इन पे थोड़ा फन लो, थोड़ा नॉलेज लो, 2-4 कंपनियों को देखो। ये जिम एक है जिसको अपन जानते हैं, द इजराइल ने इसका 49% ले लिया था। सो वॉट एवर इट इज, ये थोड़े से गूगल करो, ठीक है। सो सेकंड क्या वाला बोल बोल। टाइम और बेयरबोट का डिफरेंस बिटवीन। हाँ, मेजर डिफरेंस, मतलब क्यों क्रू, मैन, लीज क्या है, पढ़ो। वो भी पीपीटी तेरे को शेयर कर दूंगा, उसमें है, वापस पढ़ सकता है, ठीक है। मेजर डिफरेंस क्या है कि अगर 20 मार्क का अगर ये सवाल आ गया कि टाइम वर्सेस बेयरबोट बताओ, तो 20 मार्क में क्या लिखेगा। डिटेल मत दे, पर हेडिंग्स बड़ी बड़ी ला, तेरे को और क्या लगता है कि क्या हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज वन। दूसरा होमवर्क। सेकेंड होमवर्क इज क्रिएट द चेन। बेयरबोट चार्टर से एक ही शिप, वन शिप विद द चार्टरिंग चेन। पहले बेयरबोट चार्टर पे गया, बेयरबोट चार्टर से टाइम चार्टर पे गया, मतलब टाइम वो चार्टर से ABCD वाला देखा वो। टाइम चार्टर से वो चार्टर पे गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या चाहता हूं कि तू ये चेन बनना है तो वेसल ओरिजिनल ले, कोई पैनामैक्स ले जो सही में जो साइज है जिसका लिख, कोई शिप मैनेजमेंट कंपनी जैसे ये जो भी कंपनीज दिखाई नॉर्वेजियन और ये सारी जो थी, ऐसी किसी कंपनी का नाम डाल, वर्ल्ड के शिप ओनर का नाम ढूंढ, वो डाल। शिप ओनर है मिस्टर रुडोल्फ, उन्होंने गोल्डन ओशन शिप मैनेजमेंट कंपनी को बेयरबोट पे दिया, गोल्डन ओशन शिप मैनेजमेंट ने यूएई की चार्टरिंग कंपनी को दिया। तो इसमें क्या होगा, तेरे पार्टिसिपेंट्स भी क्लियर हो जाएंगे कि किस स्टेज के आते हैं, किस लेवल के पार्टिसिपेंट्स हैं और कैसे वर्क होता है। तो दोनों जो अपने को बाद में, इसके बाद जो तीसरा होमवर्क है कि चार्टरिंग की पूरी दुनिया में प्लेयर्स कौन है, वो भी इसी के अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मेक द कॉन्ट्रैक्ट चेन विथ रियल प्लेयर्स, ठीक है। तो एक तरीके से दो ही होमवर्क हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट चेन विथ रियल प्लेयर्स और टाइम वर्सेस बेयरबोट। और तीसरा शिप ओनर, तीसरा लिख ले, एग्जाम्पल ऑफ ऑल शिप ओनर्स। एनवीसीसी में कौन एग्जाम्पल है, एमटीओ में कौन एग्जाम्पल है, जैसे द ओनर टेकिंग इज ओन कार्गो तो अडानी ले ले, ठीक है। जैसे वैभव, तू नहीं जानता, वैभव जहां पे काम करता है, रघुवीर करके कोई कंपनी है जो कपड़ा बनाती है, तो वो खुद ही इतना कपड़ा बनाती है कि वो खुद ही फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्डर नहीं रखती, वो डायरेक्ट ही बंदे रखती है कि तुम शिपिंग लाइन से कंटेनर लेके डायरेक्ट कर लो, वो खाली सीएचए लेती है बाहर का। खुद बुकिंग लेता है। हाँ खुद बुकिंग कर लेता होगा। हाँ, खुद बुकिंग कर लेता है। तो ये ओनर खुद कर लिया ना, तो ये वो एग्जांपल हो गया कि जिसमें ओनर खुद ही कार्गो ले जा रहा है। अब कस्टम वाला तो कस्टम का एजेंट लगेगा, जो लीगल लॉज इसमें ऑप्शनल नहीं है, वो तो है ही है। तो कस्टम हाउस एजेंट तो चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए, वो तो चाहिए। ठीक है। मजा आई? ओके, यस। चलो, क्या डाउट कोई? नहीं, अभी देख के फिर कंफर्म करते हैं उसमें क्या कुछ है तो। चलो ये करके कल और तू जिस दिन लेक्चर नहीं होता उस दिन सुबह क्या करता है? उस दिन